हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तभी मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की काफी महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है। 500 क्वेश्चनों की ये सीरीज रहेगी। 270 तक हमने कर लिया था, 271 से आज अपनी क्लास स्टार्ट होगी भाई। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब क्या है, स्टेट का पेपर हमारा होने वाला है 13 और 14 जून को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चैनल पर सभी क्लासें आपको मिल जाएगी जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है आपके पेपर के लिए, जो जो महत्वपूर्ण है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाकर विजिट कर सकते हैं चैनल पर। सभी क्लासों की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें थ्योरी क्लास भी आ जाएगी, एनसीईआरटी की भी आ जाएगी, ओल्ड पेपर की भी आ जाएगी, ठीक है, हिंदी साहित्य की भी आ जाएगी और हिंदी व्याकरण की भी आपको क्लास मिल जाएगी। सभी क्लासें चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, और जो जो मैंने क्लास स्टार्ट करवा रखी है, पेपर से पहले आपकी सभी क्लासें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें भाई। क्लास स्टार्ट करते हैं। राज्य सरकारों को हिंदी के प्रयोग की छूट किस अनुच्छेद में है। ठीक है, और भाई इस वीक में यानी शनिवार संडे तक अपने 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगी। जब तक अपने पेपर होएंगे तब तक अपने प्रैक्टिस सेट क्या है चलते रहेंगे। ठीक है, लगातार हर रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा 60 क्वेश्चनों का। ठीक है, तो देखते हैं राज्य सरकारों को हिंदी के प्रयोग की छूट किस अनुच्छेद में है। तो 343, 44, 45 या 51। तो भाई संविधान का जो 345वां अनुच्छेद है, ठीक है, इसमें राज्यों को अधिकार देता है कि वे अपने राज्य में प्रयुक्त भाषाओं में से किसी एक को या हिंदी को आधिकारिक कार्यों के लिए अपना सकते हैं। तो 345 अपना आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। 344 है ये आयोग समिति से संबंधित है। 351 हिंदी के विकास निर्देश से जुड़ा हुआ है। और जिस बच्चे ने अगर अनुच्छेद की क्लास नहीं देखी तो काफी महत्वपूर्ण नोट्स के जरिए मैंने करवा रखी है, आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। आगे है, अनुच्छेद लेखन में सबसे आवश्यक है। तो अनुच्छेद लेखन में सबसे आवश्यक क्या है। तो भाई अलंकार है, विषय की एकता है, कठिन शब्द है या उद्धरण है। तो अनुच्छेद लेखन में सबसे आवश्यक है विषय की एकता। विषय की एकता बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी पूरा अनुच्छेद एक ही केंद्रीय विचार के आसपास विकसित होना चाहिए। इसमें भूमिका, मुख्य विचार, सहायक तथ्य, उदाहरण और निष्कर्ष क्रमबद्ध तरीके से हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो भाई छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है। रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने, किसने, आचार्य नगेंद्र ने। तो भाई देखो, इन्हीं में से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसी ने नहीं किया, क्योंकि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, मुकुटधर पांडे जी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। जो थ्योरी क्लास आपके लिए चली हुई है उनको आप जरूर से जरूर देखें भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का आरंभ किस कृति से माना जाता है। किससे, तार सप्तक से, पल्लव से, यामा से, कमायनी से। तो भाई प्रयोगवाद का आरंभिक तार सप्तक से माना जाता है, ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और तार सप्तक के संपादक कौन थे, अज्ञे जी थे। ठीक है, अज्ञे जी थे। कल ही हमारा प्रयोगवाद कंप्लीट हुआ है, कल ही नहीं आज ही मैंने डाली है आपके लिए क्लास प्रयोगवाद की और नई कविता की। ठीक है, तो वो क्लासें भी आप जरूर से जरूर देखें। और भाई जो ये तार सप्तक था, इसमें नए कवियों को मंच दिया गया और कविता में नए शिल्प, नई भाषा, नए विषय तथा आधुनिक व्यक्ति चेतना को स्थापित किया गया था। पल्लव छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। यामा महादेवी वर्मा की, ये भी छायावादी लेखिका है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना रहेगी, ये भी छायावाद के लेखक रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नई कविता शब्द का प्रचलन किस दशक में हुआ था। तो किस दशक में हुआ था, 1940, 50, 60
या 70। तो नई कविता शब्द का व्यापक प्रचलन भाई 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद सामाजिक मानसिक परिवर्तनों के कारण कविता में भी नई संवेदना, नई भाषा और मुक्ति अभिव्यक्ति उभरी भाई। और इस धारा में छंदबद्धता की अनिवार्यता कम हुई और अनुभव, अस्तित्व बोध, आधुनिक जीवन की जटिलता प्रमुख विषय बने थे नई कविता में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में जनवादी चेतना किससे जुड़ी हुई है? ठीक है। तो हिंदी साहित्य में जनवादी चेतना किससे जुड़ी हुई है? छायावाद से, प्रगतिवाद से, रीतिकाल से या भक्ति काल से? तो जनवादी चेतना मुख्यतः भाई प्रगतिवाद से जुड़ी हुई है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। प्रगतिवादी साहित्य आम जनता, श्रमिक, किसान, वंचित वर्ग और सामाजिक न्याय के पक्ष में बोलता है। इसमें शोषण विरोध, समानता, संघर्ष और परिवर्तन का स्वर क्या था? प्रमुख था भाई। और छायावाद आत्मानुभूति, रहस्यवाद की ओर अधिक झुका हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। जो मैंने छायावाद कहा उसमें सभी बातें, ये सारी प्रवृत्तियां मैंने आपको बताई हैं। ठीक है। जो रीतिकाल है ये श्रृंगार काल से जुड़ा हुआ था और शास्त्रीय प्रदर्शन इसमें काफी हुआ था भाई। ठीक है। भक्ति काल भक्ति की ओर केंद्रित था भाई। ठीक है। छायावाद मैंने आपको बता दिया है, आत्मानुभूति और रहस्यवाद की ओर झुका हुआ है। आगे है, लोकगीत किस साहित्य रूप से जुड़े हैं? जो लोकगीत है ये किस साहित्यिक रूप से जुड़े हुए? लिखित, मौखिक, नाट्य या शास्त्रीय? तो जो लोकगीत है ये मौखिक साहित्य से जुड़े होते हैं। ठीक है। और पीढ़ी दर पीढ़ी बोलकर गाकर प्रचलित होते हैं। आगे है, कविता का सामाजिक दायित्व किस विचारधारा से जुड़ा है? जो कविता का सामाजिक दायित्व है ये किस विचारधारा से जुड़ा है ये आपको बताना है। रहस्यवाद से, कलावाद से, प्रगतिवाद से या रीतिवाद से? तो कविता का सामाजिक दायित्व, ठीक है, विचारधारा प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ है। और प्रगतिवाद जो है ये मानता है कि साहित्य समाज से कटकर नहीं रह सकता। क्या है? जो साहित्य है वो समाज से कटकर नहीं रह सकता। उसे क्या है? सामाजिक अन्याय, शोषण, गरीबी, असमानता के विरुद्ध चेतना जगानी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। और जो कलावाद है कला को सबसे ऊपर मानता है भाई। ठीक है। रीतिवाद शिल्प नियमों पर आधारित था। ठीक है। और जो रहस्यवाद आध्यात्मिक आत्मिक अनुभव पर केंद्रित होता है रहस्यवाद। आगे है, भारतेंदु मंडल का संबंध किससे है? तो भारतेंदु मंडल का संबंध किससे है? भक्ति काल से, रीति काल से, आधुनिक काल से या आदिकाल से? तो आधुनिक काल से भाई भारतेंदु मंडल का संबंध माना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के आसपास बने साहित्यिक समूह मंडल ने आधुनिक हिंदी गद्य, नाटक, पत्रकारिता और सामाजिक चेतना को गति दी थी। और इस मंडल ने भाषा को आधुनिक रूप दिया था भाई। ठीक है। और राष्ट्रीय जागरण की भावना भी बढ़ाई थी और समाज सुधार के मुद्दों पर लेखन किया था, जो आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, हिंदी नवजागरण का केंद्र कौन सा नगर था? हिंदी नवजागरण का केंद्र कौन सा नगर था? तो दिल्ली था, लखनऊ था, बनारस था या इलाहाबाद था? तो हिंदी नवजागरण का केंद्र बनारस था भाई। ठीक है। काशी वाराणसी माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके साहित्यिक सहयोगियों ने बनारस से आधुनिक साहित्य, पत्रकारिता और सामाजिक सुधार की धारा को मजबूत किया था। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस विचारधारा के आलोचक माने जाते हैं? तो किस विचारधारा के आलोचक माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी? आदर्शवादी, यथार्थवादी, रहस्यवादी या कलावादी? तो भाई जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ये यथार्थवादी आलोचक माने जाते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि उनके साहित्य को समाज, इतिहास और जनजीवन की वास्तविक संदर्भ में परखने की पद्धति अपनाई थी रामचंद्र शुक्ल जी ने। और वे साहित्य को केवल कल्पना या रहस्य नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और लोक मंगल से जोड़कर देखते थे। आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति किस पर आधारित है? तो भाई किस पर आधारित है हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति? तो किस पर आधारित है? मनोविज्ञान, समाज और संस्कृति शैली या भाषा विज्ञान? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पद्धति जो है मुख्य रूप से समाज और संस्कृति
पर क्या है आधारित है। और उन्होंने भी क्या है साहित्य को सांस्कृतिक परंपरा, लोक जीवन, इतिहास और सभ्यता के व्यापक संदर्भ में समझा है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है कविता क्या है, निबंध किसका है। तो कविता क्या, निबंध किसका है। आगे जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, नामवर सिंह का है, नगेंद्र का है। तो कविता क्या है, निबंध ये रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। ठीक है, और चिंतामणि में ये संकलित है, जो चिंतामणि इनका ठीक है उसमें ये संकलित है भाई। आगे है जैन साहित्य की भाषा क्या थी। जो जैन साहित्य था इसकी भाषा क्या थी, ब्रज थी, अवधि थी, अपभ्रंश थे या खड़ी बोली थी। तो जैन साहित्य की भाषा अपभ्रंश थी भाई, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और जैन साहित्य में विशेषकर मध्यकालीन जैन काव्य परंपरा अपभ्रंश में लिखी हुई थी भाई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं आदिकाल के कवियों को किस नाम से भी जाना जाता है। जो आदिकाल के कवि है इनको किस नाम से जाना जाता है, भक्त, रीतिकार, चारण या प्रगतिवादी। तो भाई चारण नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल में जो वीर गाथा परंपरा से जुड़े कवियों को अक्सर चारण कहा जाता है, क्योंकि वे राज दरबारों में वीरों की प्रस्तुति, ठीक है, युद्ध कथा और पराक्रम का वर्णन करते थे भी। और चारण कवि समाज में इतिहास गायक, कीर्ति गायक की भूमिका निभाते थे। ठीक है, और जो भक्त है ये भक्ति काल से संबंधित माने जाते हैं, रीतिकार रीतिकाल से, और जो प्रगतिवादी है आधुनिक काल के कवि कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन है विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। कौन है, सूरदास, तुलसीदास, कबीर या मीरा। तो भाई जो विनय पत्रिका है ये तुलसीदास जी की रचना है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ये काफी महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास जी की। इसमें भक्ति, विनय, ठीक है, प्रार्थना और आत्मसमर्पण का भाव हमें देखने को मिलता है विनय पत्रिका में। और जो तुलसीदास जी है इन्होंने राम भक्ति को जन भाषा में लोक मंगल और मर्यादा के साथ प्रस्तुत किया है। जो इनकी रचना है रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस ये इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और विनय पत्रिका में वे दीनता, करुणा और ईश्वर से कृपा याचना की भावभूमि पर आते हैं भाई। और सूरदास क्या है, कृष्ण भक्त कवि है। कबीर क्या है, ये निर्गुण धारा से जुड़े हैं। और मीरा भी क्या है, ये कृष्ण भक्त कवित्री है। आगे क्वेश्चन है कबीर के काव्य में प्रमुख विरोध किसका है। तो किसका है भाई कबीर के काव्य में प्रमुख विरोध, प्रकृति का, रूढ़ियों और पाखंड का, प्रेम का या श्रृंगार का। तो भाई रूढ़ियों और पाखंड का विरोध है भाई कबीर के काव्य में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कबीर जी हैं इनके काव्य का प्रमुख स्वर रूढ़ियों, कर्मकांड, पाखंड, जातिवाद और धार्मिक आडंबर के विरोध में था। ठीक है, कबीरदास हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के ब्रह्मचार्य पर प्रहार करते हैं और सत्य मानता, प्रेम तथा निर्गुण ईश्वर की बात करते हैं। कबीर की जो भाषा थी वो तीखी, व्यंग्यात्मक और लोक सीधी है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कबीरदास जी का उद्देश्य क्या था, समाज को जागरूक करना और व्यक्ति को अंदर से शुद्ध करना। आगे क्वेश्चन है देव किस काल के कवि हैं। जो देव है ये किस काल के कवि है, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के या आदि काल के। जो देव है इनका पूरा नाम क्या था, देवदत्त। ठीक है, ये रीति काल के कवि है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रमुख कवि माने जाते हैं रीति काल के। और रीति काल में श्रृंगार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद और शास्त्रीय काव्य शैली का क्या था, बोल बाला था, ये आपको ध्यान रखना है। और रीति काल में जो ब्रज भाषा थी ये काव्य भाषा थी, यानी प्रमुख थी भाई। जो भक्ति काल है इसमें भक्ति प्रधान थी। आदि काल में वीर गाथा सिद्धनाथ परंपरा से जुड़ा हुआ था। आधुनिक काल नई चेतना से जुड़ा हुआ है। आगे है रीतिकालीन कविता में अलंकारों की प्रधानता क्यों थी। तो क्यों थी भाई, भक्ति के कारण, रस की अभिव्यक्ति हेतु, काव्य प्रदर्शन हेतु या सामाजिक चेतना हेतु। तो भाई काव्य प्रदर्शन हेतु रीतिकालीन कविता में अलंकारों की प्रधानता थी। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। आगे देखते हैं साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो कौन है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला जी है या दिनकर जी है। तो भाई साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी रहेंगे। ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। और जो साकेत है ये राम कथा को उर्मिला केंद्रित दृष्टि से प्रस्तुत
करता है भाई। और त्याग, कर्तव्य, नारी मन तथा आदर्शों की व्याख्या करता है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय चेतना, नैतिक आदर्श और सुधारवादी दृष्टि के लिए प्रसिद्ध माना जाता है भाई। ठीक है। जयशंकर प्रसाद कमायनी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण की रचना है कमायनी। निराला राम की शक्ति पूजा के लिए प्रसिद्ध है। और जो दिनकर है ये कुरुक्षेत्र और उर्वशी इनकी जो रचना है उसके लिए ये काफी प्रसिद्ध है भाई। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं देखते हैं भाई। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद के, प्रगतिवाद के। मैथिली शरण गुप्त जी जो है ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और द्विवेदी युग में राष्ट्रीय चेतना, सुधारवाद, नैतिक आदर्श और सामाजिक जागरण का स्वर हमें देखने को मिलता है। मैथिली शरण भारत भारती, ठीक है, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनकी रचना है भारत भारती जैसी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और जागरण का स्वर हमें देखने को मिलता है भाई। जो छायावाद है इसे आत्मानुभूति और रहस्यवाद इसमें अधिक हमें देखने को मिला है। प्रगतिवाद में वर्ग संघर्ष और सामाजिक क्रांति अधिक हमें देखने को मिली है भाई। ठीक है। और भारतेंदु युग क्या है? ये पुनर्जागरण युग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसका है? तो अभी हमने देखा किसका, प्रसाद का है, पंत का है, दिनकर का है या निराला का है। जो कुरुक्षेत्र महाकाव्य है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और जो कुरुक्षेत्र है ये महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के माध्यम से धर्म, हिंसा, अहिंसा, नीति, युद्ध, न्याय और मानवता के प्रश्न को उठाता है। ये आपको विषय जरूर याद रखने हैं हर एक कविता के भाई। ठीक है, चाहे कोई सी विधा हो, ठीक है, उसका विषय आपको पक्का की पक्का याद करना है क्योंकि पूछा ही जाता है। और जो रामधारी सिंह दिनकर जी है इनके काव्य में ओज, विचार, गंभीरता और राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। प्रसाद, पंत और निराला, ठीक है, ये छायावाद के कवि हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। पूस की रात कहानी का प्रमुख विषय क्या है? देखो विषय आपको जरूर याद करने हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रेम है, सामाजिक विषमता है, किसान जीवन है या भाई देशभक्ति है। तो पूस की रात, ठीक है, प्रेमचंद्र जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, इसका प्रमुख विषय क्या है? किसान जीवन है। ठीक है, किसान जीवन की इसमें गरीबी, अभाव और संघर्ष दिखाया गया है। ठीक है, पूस की रात में एक हल्कू नामक किसान है भाई, उसका ठंड में कांपना, उसका कर्ज, फसल की रक्षा और भूख के बीच पिसते हुए उसको दिखाया गया है। ठीक है, ठीक, मजबूरी कैसे व्यक्ति को विवश कर देती है और वह अपने अधिकारों से भी समझौता कर बैठता है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, मैला आंचल का कथ्य किससे जुड़ा हुआ है? शहरी जीवन से, आदिवासी जीवन से, ग्रामीण आंचलिक जीवन से या औद्योगिक जीवन से? तो जो मैला आंचल है इसका कथ्य ग्रामीण आंचलिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें गांव का समाज, राजनीतिक, चिकित्सा व्यवस्था, लोक परंपराएं, बोली, रिश्ते और संघर्ष बड़े विस्तार से दिखाए गए हैं भाई। ठीक है, और फणेश्वर नाथ रेणु, ठीक है, जो फणेश्वर नाथ रेणु जी है ये इसके लेखक रहेंगे। और फणेश्वर नाथ रेणु जी ने आंचलिक भाषा और लोक संस्कृति को उपन्यास की ताकत बनाया है। आगे देखते हैं, नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तक कौन माना जाता है? प्रेमचंद्र, मोहन, राकेश अज्ञे या कमलेश्वर? तो नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर जी माने जाते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, सड़क के किनारे कहानी किसकी है? तो किसकी है? प्रेमचंद्र, यशपाल, कमलेश्वर या रेणु? तो सड़क के किनारे कहानी कमलेश्वर जी की रहेगी भाई। किसकी है? कमलेश्वर जी की है भाई ये।
आगे है लहरों के राजहंस किसका नाटक है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भाई लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का नाटक है और काफी महत्वपूर्ण, काफी प्रसिद्ध नाटक है भाई लहरों के राजहंस। और इसमें क्या कुछ दिखाया गया इस नाटक में भाई? इसमें गौतम बुद्ध जो है इनके जीवन संदर्भों के माध्यम से वैराग्य, प्रेम, जीवन चयन और अंतर्द्वंद की विषय वस्तु इसमें दिखाई गई है लहरों के राजहंस नाटक में भाई। और यह नाटक जो है आधुनिक मनोवैज्ञानिक और वैचारिक नाटक परंपरा में महत्वपूर्ण माना जाता है। धर्मवीर भारती जी का नाटक है अंधायुग, काफी प्रसिद्ध है ये भी इनका। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद है ऐतिहासिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामी है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण नाटक है इनके भी। और जो भारतेंदु जी है ये प्रारंभिक आधुनिक नाटक के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं प्रतीकात्मक नाटक लेखक के लिए कौन प्रसिद्ध है? प्रतीकात्मक नाटक लेखन के लिए कौन प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद है, भारतेंदु है, मोहन राकेश है, निराला है। तो भाई जो जयशंकर प्रसाद है ये प्रतीकात्मक नाटक के लिए काफी प्रसिद्ध है और इनके नाटकों में ऐतिहासिक कथानक के साथ प्रतीक, आदर्श, सांस्कृतिक गौरव और काव्यात्मक भाषा हमें देखने को मिलती है। इनके नाटकों में जैसे सकंदगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि काफी महत्वपूर्ण नाटक है। भारतेंदु जी जो है ये सामाजिक व्यंग्य नाटक के लिए प्रसिद्ध है। मोहन राकेश आधुनिक यथार्थवाद मनोवैज्ञानिक नाटक के लिए प्रसिद्ध है। जो निराला है ये मुख्यतः कवि रूप में काफी प्रसिद्ध है। आगे है राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोली कौन सी है? राजस्थानी भाषा की पूछिए प्रमुख बोली। ब्रज है, अवधी है, मारवाड़ी है या भोजपुरी है? तो राजस्थानी भाषा समूह की प्रमुख और सबसे व्यापक बोली मारवाड़ी है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है कांगड़ी किस राज्य की बोली है? तो किसकी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या बिहार? तो कांगड़ी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र की बोली है। इसके हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र की बोली है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे क्वेश्चन है वह पढ़ चुका है, यह कौन सा काल है? वह पढ़ चुका है समांतर भूत है, पूर्ण भूत है, वर्तमान पूर्ण है या अपूर्ण है? तो चुका है, चुके हैं, तो भाई किस में आएगा? ये वर्तमान में आएगा, तो वर्तमान पूर्ण काल रहेगा, यानी सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है यदि वह आए, यह कौन सा वाक्य है? यदि वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है, यदि वह आए तो विधानवाचक है नहीं, निषेधवाचक है नहीं, संकेतवाचक या प्रश्नवाचक? तो ये संकेतवाचक रहेगा। यदि वह आए तो मैं जाऊं, यदि वह आए तो मैं उसको बतलाऊंगा। तो क्या है? हमने संकेत किया है किसी तरफ। और जो विधानवाचक है, ठीक है, ये सीधे तथ्य बताता है। निषेधवाचक में न या नहीं या का मत होता है भी। और प्रश्नवाचक में क्या है? ठीक है, प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। आगे है भाई क्वेश्चन, यहाँ पे है कंचन काया में कौन सा अलंकार पूछा है यहाँ पे। ठीक है, कंचन काया में कौन सा अलंकार है भाई? तो कंचन काया उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, अश्लेष है? तो कंचन काया में भाई रूपक अलंकार रहेगा। ठीक है, कंचन काया का अर्थ है देह को कंचन के समान मानना, बल्कि सोने जैसे या सोने के रूप में प्रस्तुत करना। यहाँ पर तुलना का भाव सा जैसे के बिना अभेद रूप में आता है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। उपमा में अगर कंचन सी काया होती तो उपमा अलंकार हो जाता भाई यहाँ पर। ठीक है, अनुप्रास में क्या है? वर्णों की आवृत्ति होती है। सलेस में क्या है? बहु अर्थ हमें देखने को मिलता है। आगे घन घोर घटा में अलंकार है, तो घ वर्ण की क्या आवृत्ति हुई? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार रहेगा। यमक में क्या होता है? एक ही शब्द दोहराकर अर्थ बदलता है। अतिशोक्ति में बड़ा जटाकर वर्णन किया जाता है। उत्प्रेक्षा में मानो जानो जैसे द्वारा कल्पना संभावना रहती है भाई। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, रति है, हर्ष है या उत्साह है? तो जो हास्य रस है इसका स्थायी भाव हर्ष रहेगा। ठीक है, लेकिन हर्ष होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हर्ष, तो हर्ष भी हमारा ठीक ही रहेगा। जो शोक है
जो शोक है भाई ये करुण रस का स्थायी भाव है, रति श्रृंगार रस का, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं, वह चंद्र है सुंदर व्यक्ति, अर्थ भाई इसका वह चंद्र है ये सुंदर व्यक्ति के अर्थ में लिया गया। इसमें कौन सी शक्ति है, तो इसमें कौन सी शक्ति, आपदा है, लक्षणा है, व्यंजना है, संकेत है। तो इसमें भाई लक्षणा शब्द शक्ति है भाई, ठीक है। वह चंद्र है में क्या है, व्यक्ति वास्तव में चंद्रमा नहीं बल्कि सुंदर मन भावक के अर्थ में लिया गया है। यहाँ शब्द मुख्य अर्थ बाधित होकर गुण आधारित अर्थ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शक्ति का उदाहरण है। व्यंजना शक्ति में संकेत या व्यंग्यार्थ अधिक गूढ़ में निकलता है, जबकि अविदा में शब्द सीधा अर्थ लिया जाता है। अविदा में क्या है, शब्द का सीधा अर्थ लिया जाता है। आगे क्वेश्चन है, पानी होना का क्या अर्थ है, प्रसन्न होना, लज्जित होना, क्रोधित होना, भयभीत होना। तो भाई लज्जित होना, ठीक है। शर्मिंदा होना, लज्जित होना, पानी पानी होने का अर्थ रहेगा। आगे है, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान ये क्या है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, विशेषण है या पदबंध है। तो भाई ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति है भाई, क्या है, लोकोक्ति या कहावत रहेगी। इसका अर्थ है बाहरी दिखावा बहुत हो पर अंदर की गुणवत्ता कमजोर हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मुहावरा जो है ये आमतौर पर वाक्यों के भीतर आकर अर्थ विशेष देता, जैसे नाक कटना, ठीक। और पीछे इसमें भाई जरूर ना आता है मुहावरे में, ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि लोकोक्ति क्या स्वतंत्र रूप से संदेश देती है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो किस में है भाई, 343, 44, 45 या 51। तो 344 में, ठीक है, राजभाषा आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ संसदीय समिति आदि के गठन का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जो संघ के शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग और भाषा नीति पर सुझाव देता है। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी या देवनागरी को, 345 में राज्यों की राजभाषा से संबंधित है और 351 हिंदी के विकास निर्देश से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, कार्यवर्त लेखन का उद्देश्य क्या है। कार्यवर्त लेखन का उद्देश्य क्या है भाई, मनोरंजन है, कल्पना है, अभिलेखन है या आलोचना है। तो कार्यवर्त लेखन का उद्देश्य अभिलेखन रहेगा, क्या है भाई, अभिलेखन रहेगा। से आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि ये सीरीज में जल्दी समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पेपर नजदीक है। तो प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे। तो भाई 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन आप जरूर से जरूर करें भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।